नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश पाकिस्तान को दो टूक। आपके साथ मैं हूं अंकिता। पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को उस वक्त करारा झटका लगा जब लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पीओके और बलूचिस्तान का जिक्र कर पड़ोसी मुल्क को घेरा। पीएम ने साफ कर दिया कि इन इलाकों में पाकिस्तान के अत्याचार और आतंक को लेकर दोहरे रवैये को भारत अब नजरअंदाज नहीं करेगा। पाक के कब्जे वाले कश्मीर समेत उन तमाम इलाकों में जहां पाकिस्तान जुल्म ढा रहा है, वहां से उठ रही पाक विरोधी आवाज आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी है। पाकिस्तान न सिर्फ भारत के खिलाफ नापाक हरकतें करता रहता है, बल्कि बलूचिस्तान, गिलगित, बाल्टिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में भी लोगों पर जुल्म सितम ढा रहा है। यहाँ की जनता लंबे अरसे से आजादी की मांग कर रही है, लेकिन पाक सरकार और सेना इनकी आवाज को कुचलने में जुटी है। यहाँ की आवाम आजादी के लिए लगातार भारत से मदद मांग रही है। इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी ने भी पहली बार पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। कश्मीर में मानवाधिकार हनन का मामला उठाने वाला पाकिस्तान बलूचिस्तान में लोगों के साथ जानवरों से बदतर सलूक कर रहा है। लोगों की आवाज कुचलने के लिए पाक की फौज खुलेआम वहां की महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़ कर रही है। पाक सरकार और सेना की हैवानियत से ऊब चुकी जनता भारत की ओर उम्मीद की नजरों से देख रही है। 15 अगस्त 15 अगस्त आज़ादी का दिन आप लोग को मुबारक हो और दुआ करते हैं कि फ्यूचरली इंशाल्लाह कि हम और आप 15 अगस्त या हमारी जो 11 अगस्त जो हमारी बलूचिस्तान की आज़ादी का दिन है, हम उसको एक साथ बनाएं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। आजादी की आवाज बुलंद कर रहे लोगों के मुताबिक पाकिस्तान ने 1948 से बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा जमा रखा है। पाकिस्तानी फौज की हरकतों के चलते इन इलाकों की जनता खुलकर सांस भी नहीं ले रही है। पाकिस्तान बंदूकों की नोक पर जबरन उनकी आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश में जुटी है। बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि भारत पाक की हकीकत दुनिया के सामने लाने में उनकी मदद करे। The Baloch people are fighting a monster state which is harboring, nurturing and supporting the Islamic extremists, jihadist extremist organizations that are a threat in the region and to the world. And together with India and other neighboring states, Baloch people can stop this monster from spreading terror in Afghanistan, India and other regions in the world. बलूचिस्तान, गिलगित, बाल्टिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकार का खुलेआम उल्लंघन करने वाला पाकिस्तान अपनी फिक्र करने की बजाय कश्मीर राग अलाप रहा है। अगर पाकिस्तान अपनी इस तरह की ओछी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के फिर से और टुकड़े हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। और हमारी खास पेशकश में चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हिलाल नकवी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल दानवीर सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। और इसके अलावा बीजेपी के मनीष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सतीश मिश्रा के साथ। सर, पहली बार ऐसा हुआ है जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया है। भारत की इस नीति को, मोदी की इस नीति को आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, ऐसा है, जिस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जब शपथ ली थी तब सार्क के सारे मुल्कों को बुलाया था जी। और ये सोचा था कि सब मिलकर इस पूरे रीजन की प्रगति की बात की जाए और विकास की बात हो। पर पाकिस्तान तो आतंकवाद को अपना नीति का हिस्सा मानता है और उसी ढंग से आतंकवाद को सहारा देता है। जी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने आज बलूचिस्तान की बात की, उस दिन जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी कश्मीर को मुद्दे को लेकर, तो पीओके की बात की थी, जो कि एक पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है जिस पर कि हमारा अधिकार है। जी। और बलूचिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान में इतना असंतोष फैला हुआ है, वो चाहे सिंध हो, चाहे पख्तूनिया हो, चाहे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस हों, जहाँ पर भी हैं वहाँ पर असंतोष है। पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है और पाकिस्तान की आर्मी जो है, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनके यहाँ खुद इतनी समस्याएं हैं और वो कश्मीर का राग अलाप कर सिर्फ अपनी अंदरूनी जो उनके यहाँ समस्याएं हैं उनका जनता का ध्यान उसकी तरफ से हटाना चाहते हैं। और ये अवश्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात करके पाकिस्तान की तरफ एक चुनौती फेंक दी है। जी बिल्कुल, एक चुनौती दे दी है। और क्या लगता है कि आपको दानवीर जी, एक सही वक्त पर उठाया गया सही कदम है ये प्रधानमंत्री का? जी बिल्कुल सही वक्त पे सही कदम है, बल्कि ये थोड़ा सा पहले उठ जाना चाहिए था। अभी एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है। अगर आप इसको बिल्कुल एनडीए और यूपीए गवर्नमेंट के बीच में अगर इसको तोड़ के देखें तो वो इस वजह से नहीं आया है कि गवर्नमेंट चेंज हो गई है, वो इस वजह से आया है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है दिन प्रतिदिन हमारे आफ पाक रीजन में बदली हो रही है। अभी पीछे जनरल निकलसन हिंदुस्तान आए थे और उन्होंने हिंदुस्तान के हुक्मरानों से बोला कि हिंदुस्तान को पुरजोर तरीके से अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी हिंदुस्तान से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी हथियारों के तहत मदद करें और हिंदुस्तान ने कुछ उनको हथियार भी देना मुहैया कराए हैं। साथ में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बलूचिस्तान से निकलेगा, गवादर से निकलेगा और बलूचिस्तान स्टेट को कट अक्रॉस करते हुए सिंध, पंजाब और पीओके गिलगित के रास्ते चाइना में जाएगा। तो एक ये मैसेज भी है कि अगर चाइना इस गेम में हिस्सा लेगा और इस प्रकार से अपना फुटप्रिंट बढ़ाएगा तो हम भी उसकी मुश्किलें बढ़ा देंगे। हम भी पॉलिटिकल जो अनरेस्ट है बलूचिस्तान में उसको सपोर्ट करेंगे, गिलगिट में और पीओके का जो अनरेस्ट है उसको हम सपोर्ट करेंगे। और इसका मीनिंग बहुत डीप और जियो स्ट्रेटेजिक जाता है। इसको उस एंगल से देखने की ज़रूरत है। रिटॉरिक से थोड़ा दूर और गहराई में देखेंगे तो आपको इस पूरे गेम का जो ब्लूप्रिंट है वो आपको समझ में आएगा। जी, तो क्या लगता है कि मोदी यहाँ पर दबाव बनाने में पाकिस्तान के ऊपर कामयाब हो पाए हैं? देखिए, मोदी साहब ने ज़रूर इस बात को उठाया है और कोई एक छोटे मोटे किसी लेवल पे नहीं, हिंदुस्तान के यौम आज़ादी पर इन्होंने लाल किले की प्राचीर से ये ललकार लगाई है, बोला है। लेकिन अभी ये देखना है कि ये सिर्फ रिटॉरिक में रहेगा या अभी हम इसको पॉलिटिकल और मॉनेटरी सपोर्ट पर भी लेके जाएंगे। और अगर आप इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान के इमोटिव एंगल से देखा जाए, इमोशनल एंगल से देखा जाए तो यस, पाकिस्तान हमारा जो सॉफ्ट अंडर बेली है, कश्मीर है, उसका मुद्दा उठाते रहता है और हमको एम्बैरेस करता है, बैकफुट पे लेके आता है। तो कहीं ना कहीं उसको भी काउंटर किया है नरेंद्र मोदी के इस स्पीच ने और इस बयान ने। जी बिल्कुल। हिलाल नकवी जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के संबोधन में बलूचिस्तान का मुद्दा यहाँ पर उठाया है, पाकिस्तान को करारा जवाब यहाँ पर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में कारगर कदम यहाँ पर उठाया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से? भारत ने कारगर जवाब दिया है?
देखिए, अभी जो कर्नल दानवीर साहब ने जो पूरा सिनेरियो रखा है, बहुत अच्छी तरह से रखा है, और बिल्कुल उन्होंने जो बात कही है वो ये है कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय उसमें डिप्लोमेसी चेंज होती रहती है, जैसे जैसे हर देश का अपना महत्व जो है वो बदलता रहता है, उसी के हिसाब से जो है वो कदम उठाए जाते हैं, इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। निश्चित रूप से अभी ये कह पाना कि वो कारागार है या नहीं है, ये जल्दबाजी होगी, इसको देखना होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहने को हम देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली मर्तबा भारत की जनता को, भारत के विपक्ष को पूरी तरह से साथ लिया है और उसके बाद कोई कूटनीतिक कदम उठाया है, जो अपने आप में सराहनीय है। अगर पहले से कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये काम किया होता तो निश्चित रूप से जिस तरह से होम मिनिस्टर साहब का जो हमारे यहाँ के वहाँ गए, उनके साथ जो व्यवहार करने की हिम्मत की है पाकिस्तान ने, वो शायद ना कर पाती। एक इसका पहलू हुआ। दूसरा पहलू देखिए कि इसके अंदर और भी जुड़ा हुआ है कि हम अपनी तरफ से जो कर रहे हैं उसके रिएक्शन क्या होगा। अब रिएक्शन के अंदर पाकिस्तान के अगर हालात देखें तो पाकिस्तान में आईएसआई जो है वो अपने आप में डिसीजंस लेता है, आर्मी जो है वो अलग डिसीजंस लेती है, फिर वहां के ऊपर टेररिस्ट इतने स्ट्रांग हो गए हैं, इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं टेररिस्ट वहां के ऊपर कि वो तक के अपना फैसला जो है वो सरकार पे थोपते हैं। और भारत जो बात करेगा वो सरकार से बात करेगी। भाई, बात तो हम जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या आर्मी या आईएसआई से तो कर नहीं सकते हैं। तो वहां के ऊपर उस सरकार के ऊपर किस ग्रुप का कितना प्रभाव पड़ता है, उनको देश के हित अगर होता तो शायद पाकिस्तान की आज ये हालत ना होती। जिस तरह से आईएसआई और वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर्मी ने पाकिस्तान के चीथड़े उड़ा दिए हैं, वहां की पब्लिक जो है वो बुरी तरह से परेशान हो गई है। तो वहां पर एक जमहूरियत चाहिए, एक प्रजातंत्र चाहिए, जो जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर सारे जितने भी देश हैं सबके ऊपर है, और सबसे पहले इसके अंदर अमेरिका और चाइना के ऊपर जाती है कि वो पाकिस्तान को क्या चाहते हैं, क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े चाहते हैं, क्या वहां पे इंसानियत को ऐसी कत्ल होते देखना चाहते हैं। तो उन लोगों को भी हमें अपने साथ लेना होगा, और डिप्लोमेटिकली इंडिया को डील करने के लिए ये दो पावर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट वहां पे इन्वॉल्व हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से अमेरिका जो है वो कभी कहता है कि हम इनको देंगे ग्रांट, कभी कहता है नहीं देंगे, कभी कहता है हम आर्म्स एम्यूनिशंस भेजेंगे, कभी कहता है नहीं भेजेंगे। तो यहाँ के पर हमें अमेरिका और चाइना को भी डिप्लोमेटिकली डील करना होगा। बिल्कुल हिलाल जी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया है, जाहिर तौर पर जरूरत यहाँ पर महसूस की जा रही थी, और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी यहाँ पर मिली है बलूचिस्तान को, जिस पर अब तक किसी देश की नजर नहीं गई थी, वहां की समस्या को लेकर, वहां के हालातों को लेकर। देखिए, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अब तक कोई भी देश जो है वो पाकिस्तान के इस मसले के बारे में बोलता नहीं था, वरना जिस तरह से अमेरिका उसमें अंदर तक मौजूद है, जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को वहां से उठा करके वो मारा गया है, वो भी वही एरिया जाकर के लगता है। तो ये कहना अमेरिका को मालूम नहीं था, तो ये अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है ये बात। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि भारत ने इसको एक दफा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की है, और इसके क्या रिपरकशंस होते हैं इसको देखना होगा, क्योंकि डिप्लोमेसी बहुत धीरे चलती है, उसमें हमारी एक चाल है, फिर दूसरे की है, दूसरा क्या चलता है, क्या उस तरह किस तरह से देखता है, थोड़ा हमें इसके अंदर वेट एंड वॉच करना होगा। जी बिल्कुल। मनीष जी, आपको क्या लगता है कि कहीं थोड़ी देरी हो गई है यहाँ पर कड़ा कदम, कड़ा संदेश देने में? अंकिता जी, देखिए, बलूचिस्तान, गिलगिट और पीओके की बात आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से की, और उसका तुरंत रिजल्ट भी दिख रहा है कि बलूच नेताओं को मेज पर पाकिस्तान ने बुलाया भी। देखिए अंकिता जी, एक पॉलिसी होती है, चूंकि सार्क देश और आसपास के पड़ोसियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू के साल 2 साल ये प्रयास किया कि सबसे संबंध ठीक हो, चूंकि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, इतिहास तो बदला जा सकता है, तो उस पर प्रयास किया गया। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों में कश्मीर तो बहरहाल बहुत पुराना मुद्दा है, आज़ादी के बाद से ही मुद्दा रहा है, और लगातार कश्मीर को यूएनओ से लेकर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान उठाकर देश को, हिंदुस्तान को बैकफुट पे भेजने का प्रयास करता है, और हम लोग इसी पाकिस्तान पे ही वार्ता करते रहे। लेकिन जिस तरीके से 2 साल के बावजूद भी अपने नापाक कारनामों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा था, और हम प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम पेशावर की घटना पे हम दुखी होते हैं, लेकिन कश्मीर में एक आतंकवादी मारा जाता है तो वहां की संसद में उस पर डिबेट होती है, उसको हीरो की तरफ पेश किया जाता है। उसके बाद ये करना, क्योंकि देखिए बलूचिस्तान का विषय 2 स्थितियों में महत्वपूर्ण है।
एक तो वसुदैव कुटुंबकम की जो हमारी अवधारणा है, उसमें जो बलूचिस्तान की स्थिति है अंकिता जी, वहां लाखों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लाखों बच्चों ने स्कूल देखा नहीं है, पढ़ाई खत्म है, हजारों लोग लापता है, सैकड़ों सैकड़ों कब्र बरामद होती है वहां। इस तरह से मानवाधिकार का हनन हो रहा है। हमारे पड़ोस में ही बलूचिस्तान से हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, तो मानवता के नाते भी हमको उनकी मदद करनी चाहिए। दूसरा, बलूचिस्तान, गिलगिट और पीओके की बात को उठाकर प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान की कलई को खोला है, विश्व के सामने उसकी असलियत को सामने रखा है कि किस तरीके से मानवाधिकार का हनन करके पाकिस्तान वहां जबरन कब्जा कर रहा है। तीसरी बात देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही नहीं, चीन का भी कमजोर नस है। वहां जो ग्वादर पोर्ट बना रहे थे, वहां ग्वादर पोर्ट का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये अनुकूल समय था कि हम वहां सामरिक दृष्टि से भी और मानवता की दृष्टि से भी इस विषय को उठाना भारत के लिए आवश्यक था, और इसलिए भी आवश्यक था कि आप सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके पड़ोस का मामला है, एक पड़ोसी को इतना तंग कर रहा है कि वहां लाखों लोग पढ़ने नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं देख पा रहे हैं। अंकिता जी, अभी 20,000 वकीलों को वहां खत्म किया गया, अर्थात एक पूरी पीढ़ी को समाप्त कर दिया गया। तो हम अगर सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा, निश्चित रूप से ये संदेश दिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कि हम पड़ोसियों से अपने हित और अहित के अनुसार निर्णय लेंगे, हम पाकिस्तान और चीन की तरफ नहीं देखने वाले हैं। अगर हमको कहीं प्रॉब्लम होगी, अगर हमारे देश के विपरीत कोई स्थिति परिस्थिति होगी, तो हम उसको एग्जामिन करेंगे, हम अपने देश और राष्ट्र हित में फैसले लेंगे। जी बिल्कुल। जिस तरह से सतीश जी यहाँ पर कश्मीर को लेकर अक्सर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है, नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर, बलूचिस्तान के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को जिस तरह से घेरा है मोदी ने, जाहिर तौर पर झटका ज़रूर पाकिस्तान को लगा होगा। नहीं, अवश्य लगेगा। देखिए, ऐसा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, जैसा कि कर्नल साहब ने कहा, अभी परिस्थितियां बदल रही हैं, जियो स्ट्रेटजिक सिचुएशंस बदल रही हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो झगड़े हैं आपस में, उसकी परिस्थितियां बदल रही हैं। देखिए, अफगानिस्तान हमारी तरफ हमेशा चाहता था कि हम उसकी सहायता करें, हमने उनकी सहायता की भी, पर अब हथियारों से भी सहायता करने का हमने निर्णय लिया है। और उसके साथ देखिए, चीन जो है वो एक तरफा पाकिस्तान का साथ देता है, उसके लिए भी हमको नज़र रखनी पड़ेगी। और इसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक कदम उठाया है। पर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की जो नीति थी अभी तक जब से आई है, वो ढुलमुल रही, कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी मिल रहे हैं, कभी झप्पी मारने वहाँ 25 दिसंबर को उतर जाते हैं, ये सब हुआ। अब जाकर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ एक ठोस नीति का शुरुआत हुई है, और उम्मीद करता हूं मैं कि इस रास्ते पर दृढ़ता से कदम उठाए जाएंगे, हमारे ऊपर बहुत सारे दबाव आएंगे। जी बिल्कुल। ऐसे में मनीष जी, यहाँ पर क्या लगता है कि अब भारत का स्टैंड क्या होगा? क्या भारत का रुख और भी ज़्यादा आक्रामक होगा, या फिर एक बार फिर से बातचीत का दौर शुरू होगा? जिस तरह से यहाँ पर सरताज अजीज़ की हम यहाँ पर बात करें, आमंत्रित करने की बात वो कह रहे हैं भारत को इस्लामाबाद में, और कश्मीर मुद्दे पर बातचीत की बात कर रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से कड़ा संदेश भारत यहाँ पर देगा, या फिर से बातचीत? अंकिता जी, देखिए, दो चीज़ें हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूँ, विदेश मंत्रालय का नहीं, इसलिए फॉरेन पॉलिसीज में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोलते हैं। हम तो वही बोल रहे हैं जैसे आपने सुना, जो चीज़ों को सुना और जो एनालिसिस करते हैं, उस आधार पे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते मैं इस विषय को रखता हूँ, क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है। निश्चित रूप से शुरू में आपने देखा होगा कि उन्होंने शपथ के दौरान सबको बुलाया, और ये ठीक बात है, जो चीजें बातचीत से हल हो, भारत की सरकार ने पहले उस पर पहल किया, और 2 साल 2.5 साल उनको वॉच किया, हर वो कदम उठाया जिससे मामले को बातचीत से हल किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान अपने रवैये से बाज नहीं आ रहा था, और आज जो संदेश उन्होंने लाल किले पे दिया, अचानक उन्होंने भाषण नहीं किया, उन्होंने इसका बैकअप लिया, सर्वदलीय बैठक किया जिसमें सभी दलों को आमंत्रित किया। सभी दलों की बैठक के बाद उन्होंने अपने 2 मंत्रियों को लगाया, उस पर गृह मंत्री को लगाया, वित्त मंत्री को लगाया कि पीओके के विषय को समझा जाए, उस पर कदम बढ़ाया जाए। उसके बाद अर्थात सरकार ने सोच समझकर कदम बढ़ाया, उस पर संवेदनशीलता दिखाई, और आज लाल किले से उन्होंने संदेश दिया कि
कि बलूचिस्तान, गिलगिट और पीओके में जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है, जो स्थिति है, उसमें भारत की सरकार उनके साथ है। किसी को भी पड़ोसी को ये इस तरह से नहीं छोड़ देंगे हम कि वहां मानवाधिकार का हनन होता रहे, बच्चे पढ़ न पा रहे, स्कूल हो नहीं, वकीलों की हत्या हो रही है, कब्रें बरामद हो रही हो। इन स्थितियों में पीओके और बलूचिस्तान और गिलगिट नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ये तो हमारी मानवता के नाते भी जरूरी था और फॉरेन पॉलिसी के नाते। आज अगर आप देखेंगे तो ये सार्क देश है, उसमें बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने जो स्टैंड लिया है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने साफ साफ कहा कि हमारे यहाँ जो आतंकवादी घटनाएं हैं, आतंकवादी समस्याएं, उसके लिए आईएसआई और पाकिस्तान जिम्मेदार है। हम इस बात को लगातार कहते आ रहे हैं। तो एक अच्छा अवसर है और सरकार ने अपनी मजबूती का प्रदर्शन किया है। मैं फिर कहूंगा, सरकार ने आज लाल किले से जो कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, वो विश्व को संदेश है कि हिंदुस्तान अपनी संप्रभुता और अखंडता के निर्णय स्वयं लेगा और अपने पड़ोसियों से संबंध अपने हित अहित को देख कर लेगा। जी दानवीर जी, जिस तरह से यहाँ पर करारा जवाब दिया है, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान की दबाव बनाने की नीति, भारत को घेरने की नीति, कश्मीर के मुद्दे को उसको करारा झटका देने की यहाँ पर बात की है, और क्या उसी की नीति को करारा जवाब देने में कामयाब हो पाए हैं मोदी? देखिए, जहाँ तक बातों का सवाल है, जिस तरह अगर बयानबाजी के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है, करारा जवाब है। लेकिन मैं इसमें एक और बात बोलूँगा, मैं एक कॉशन डालूँगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ हैं, लेकिन हम दोनों के रिश्ते जो हैं, जिस तरीके से हम उनका एनालिसिस करते हैं और जिस तरीके से हम उसको देखते हैं, हमें आपसी रिलेशनशिप को क्रिकेट मैच के तरीके से नहीं देखना चाहिए कि हर बॉल पे चौके लग रहे हैं, हर बॉल पे छक्के लग रहे हैं या विकेट गिर रही है। इस प्रकार से नहीं है। इसको आप संजीदा तौर से देखें, समझें तो आपको समझ में आएगा। बहरहाल ये कहना बिल्कुल उचित रहेगा कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने एक करारा जवाब जरूर दिया है, लेकिन ये ना भूलें कि ये जो ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो बयान आया और जो लाल किले पे जो बयान आया, ये दोनों बयान अमेरिका का जो 4 स्टार जनरल निकलसन जब उसकी विज़िट हुई हिंदुस्तान में, उसके बाद आए हैं। और अभी अमेरिका की पाकिस्तान के प्रति कोई मजबूरी नहीं है, जो कि पहले हुआ करती थी। जब मुंबई का अटैक हुआ था, जब हिंदुस्तान ने कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की तैयारी करी थी, तो अमेरिका ने हिंदुस्तान को रोका था, क्योंकि उनकी काफ़ी जो रसद थी वो कराची पोर्ट से खैबर पास से होते हुए काबुल कंधार तक जाती थी। तो अब वो मजबूरी नहीं है। अमेरिका ने उसको $300 मिलियन जो फंड रिलीज़ करना था वो भी नहीं किया है, तो वो भी अपनी मसल फ्लेक्स कर रहा है। और साथ ही साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले दिनों एक चाइनीज़ मिनिस्टर आए थे और उन्होंने हिंदुस्तान को ये बोला था, हिंदुस्तान का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करी थी साउथ चाइना सी के संबंध में, और यही बोला था कि आपका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में एंट्री अभी का विषय जो है ओपन है, और उन्होंने इंडिकेट किया था कि हम उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इनको सबको जोड़ के और समझ के और फिर देखना चाहिए और फिर उसका विश्लेषण करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दे दिया है, लेकिन अपनी स्थिति मजबूत कर पाया है। दबाव तो यहाँ पर बनाया है पाकिस्तान के ऊपर जाहिर तौर पर, लेकिन क्या अपनी स्थिति मजबूत कर पाया है भारत? और क्या सभी दल मोदी की इस नीति के साथ हैं? हिलाल जी। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट सी है कि जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी वो कांग्रेस की पहल के ऊपर था। कांग्रेस ने कहा था कि आप इस मसले पे सर्वदलीय बैठक बुलाइए और वहां पे बैठ करके इस चीज को निकाला जाए। तो ये अपने आप में संकेत देता है कि सारे दल जो है वो एक साथ खड़े, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हमने जो अगर कांग्रेस का नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया है। देखिए, जब कभी भी पाकिस्तान या विदेशी मसला हुआ है तो हमेशा पूरा भारत एक साथ खड़ा हुआ है। हमारे यहाँ सही मानों में जनतंत्र है, हमारे यहाँ सही मानों में जो डेमोक्रेसी है, जहां पर आंतरिक रूप से ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार थी, परसों हमारी हो सकती है, किसी और की हो सकती है, लेकिन हम जो है वो कहीं पर भी अपने देश की सार्वभौमिकता के ऊपर, सॉवरेनिटी के ऊपर, या अगर कहीं भी देश के साथ कोई बाहरी मुल्क जो है
वो अगर कोई अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा तो हमेशा साथ खड़े नजर आएंगे। तो इसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का हमने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री जी ने पहली मर्तबा देश को और विपक्ष को जो है वो अपने साथ लिया है, उनको जो है वो साथ लेकर के आगे बढ़े हैं। तो देखिए उनकी भाषा में अंतर है, उनकी बातचीत में अंतर है। आज लाल किले पे खड़े होकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं, हम सब लोग उनके पीछे खड़े हुए। फैसला गलत है या सही है ये तो आगे पता लगेगा। निश्चित रूप से आज की तारीख में कहना जो है वो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी हम साथ मिलकर के आगे बढ़े। यहां पे कोई भी ये नहीं कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला क्यों लिया है। तो इस वजह से ये सोचना या इसके ऊपर पूछना कि सारे दल एक साथ है या नहीं है, ये बिल्कुल भारत के संदर्भ में बिल्कुल बेमाने है। भारत में हमेशा, आज की बात नहीं है, हमेशा से हम लोग एक साथ रहे हैं। हमेशा से जो है जब कभी भी जरूरत हुई है, कांग्रेस सरकार में थी, अटल जी की जरूरत थी, हम लोग को, कांग्रेस को लगता था कि वो जाकर के भारत का पक्ष अच्छी तरह रख सकते हैं, तो एक सेकंड नहीं सोचना पड़ा। वहां के ऊपर अटल जी गए, उन्होंने जो है वो पूरा पक्ष रखा। शायद ये वो चीजें जिसको कि पाकिस्तान कभी नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो जमहूरियत नहीं जानता क्या चीज है। वो ये नहीं जानता है कि यहाँ के ऊपर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी चीज होती है जो कि भारत के अंदर है। तो हम लोगों को इस चीज के ऊपर गर्व है, उसके ऊपर कोई प्रश्न उठाना या इस पर प्रश्न पूछना जो है वो बेमाने है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जाहिर तौर पर दो टूक जवाब दिया है, करारा झटका यहाँ पर पाकिस्तान को लगा है, लेकिन भारत की स्थिति क्या इससे वाकई में मजबूत हो पाई है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।